नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। देखिए, आज का लेक्चर होने वाला है आपका पार्ट 3 घन घनाभ तथा बेलन का। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दे दिए हैं, जिसमें आपके घन घनाभ तथा बेलन का पहला लेक्चर था, आपके सारे महत्वपूर्ण सूत्र और सारी जानकारी दी गई थी, तथा दूसरे पार्ट में आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराया गया था। आज आपके बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोगों को पूरा पूरा देखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, पहला आपका होमवर्क का प्रश्न है, जो कि कल आपको एचडब्ल्यू में दिया गया था। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा जा चुका था। देखिए क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए एक बार। एक बेलनाकार रोलर है जिसका व्यास दिया गया है 2.4 मीटर, लंबाई दी गई है 1.68 मीटर। किसी मैदान को समतल करने के लिए रोलर को 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ से व्यास से हम त्रिज्या r निकाल लेंगे। r बराबर क्या होता है? d/2 होता है, मतलब जो कि आपका ये व्यास दिया है इसका आधा आपका त्रिज्या हो जाएगा। लंबाई l दी गई है। अब कह रहा है कि चक्कर दिए गए हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको, देखिए यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा वो अब हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका सॉल्व आपको दिया गया है। बेलनाकार रोलर का व्यास दिया गया है कितना? 2.4 मीटर है। यहाँ पे सेंटीमीटर मत रखिएगा, यहाँ पे ये मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर नहीं है। अब इसको हम अगर त्रिज्या में बदलेंगे तो 2.4/2 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ? 1.2 मीटर आपका क्या हुआ? त्रिज्या हो जाएगा। फिर देखिए लंबाई L दी गई है आपकी 1.68 मीटर। अब कह रहा है जो बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ आपका होगा वो क्या होगा? मैदान का एक चक्कर के बराबर होगा। हमें निकालना था कि मैदान का क्षेत्रफल निकालना था, और वो कितना 1000 चक्कर लगा रहा था, तो इसलिए हमारा जो बेलनाकार रोलर है उसका हमारा वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा? मैदान के एक चक्कर के बराबर हो जाएगा। अब इसलिए जब एक चक्कर के बराबर, मैदान के एक चक्कर के बराबर इतना है, तो हमारा 1000 चक्कर के बराबर कितना हो जाएगा? 1000 से आपका बेलन का वक्रपृष्ठ का गुणा हो जाएगा, इसमें आपका 1000 गुणा हो जाएगा, तो हमारा क्या 1000 चक्कर यहाँ पे लग जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 1000 चक्कर, और गुणे में आपका हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ। मतलब अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लें और उसको 1000 से गुणा करा दें तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1000 हो गया। बेलन का वक्रपृष्ठ फार्मूला क्या होता है? तो बेलन के वक्रपृष्ठ की फार्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिए, आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपका 2πr/h होता है। 1000 को ऐसे रहने दिए, 2 को ऐसे रहने दिए, और पाई का मतलब 22/7 हो गया। त्रिज्या हमने अभी निकाला था 2.4/2, तो यहाँ पे हमने देखिए 2.4/2 रख दिया। लंबाई हमारी क्या थी? 1.68 दिया हुआ था, तो 1.68 रख दिया। जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ था सब कुछ लिख दिया गया। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू है, त्रिज्या हो गई, लंबाई हो गई। अब हम यहाँ से इसे काट देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका जितनी भी चीज़ें कट रही हैं सारी चीज़ें को आप जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 12,672 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल है, एरिया का आपका जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे मीटर में सारी इकाइयाँ दी गई थी। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 12,672 मीटर स्क्वायर मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया था 12,672 मीटर स्क्वायर, उनका एकदम से राइट आंसर था और वे एकदम से करेक्ट थे। तो अगर आपका वीडियो जो है प्रश्न अच्छा था, आपने सॉल्व किया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले आपका एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप लोग लगा नहीं पाते हैं, गलत करके चले आते हैं। क्योंकि देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला का आवश्यकता होता है। अगर आप फार्मूले याद नहीं रखते हैं तो क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे? देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा? अब जब घन दे दिया गया है तो आपको पता है घन कुछ इस प्रकार से बनता है,
और जब घन इस प्रकार से बनता है और घन में क्या चीज़ें दी हुई होती हैं, केवल और केवल भुजा, जो कि यहाँ पे देखिए ये सारी क्या है आपकी, ये भुजा ही हैं। तो ये केवल और केवल हमारे पास भुजा रहती है। भुजा हमारी दी गई है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हमारी दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब जब हमें ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है तो हमें निकालना क्या है, घन का विकर्ण निकालना है। अब घन का विकर्ण, अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3a। क्या होता है, √3a होता है। और इकाई में केवल होता है, मतलब कि केवल और केवल इकाई होता है। अगर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। तो √3a होता है आपका घन घन का विकर्ण। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इकाई आपकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो घन का विकर्ण हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, √3 और इंटू में ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, ए बराबर हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे √3 और ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6। अब देखिए हमारे पास जो घन का विकर्ण निकल के आया, क्या आ गया, 6√3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें एकदम से सिंपल सा था, घन के विकर्ण का फार्मूला हमें पता है, √3a होता है। और जब घन के विकर्ण का फार्मूला √3a होता है, जिसमें a की वैल्यू हमें पहले ही दी जा चुकी है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर यहाँ से मिल जाता है, 6√3 आंसर मिल जाता है। तो 6√3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू आर दिए गए हैं। घनाभ के संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्या दिए गए हैं, पी क्यू आर, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपका 2008 में भी पूछा जा चुका है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। फलक के जो है आपके क्षेत्रफल दिए गए हैं, हमें आयतन निकालना है। तो इस प्रश्न में आपको कुछ समझने वाली बातें हैं, क्या है देखिएगा। हमें दिया हुआ है फलकों के क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, फलक का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है। हम पहले तो आपको एक चीज़ और बता दें कि आयतन आपको निकालना है घनाभ का। तो जो घनाभ का आयतन होता है, क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आपका क्या होता है, LBH होता है। LBH मतलब समझ रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका हो जाता है घनाभ का आयतन। अब जब घनाभ का आयतन हमें LBH मिल जाता है, अब देखिए हमें यहाँ पे PQR क्या दिया है, संलग्न फलकों के क्षेत्रफल दिए गए हैं। अब हम यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लेंगे कि घनाभ का लंबाई A है, घनाभ की चौड़ाई B है, घनाभ की जो ऊंचाई है वो C है। चलिए हम इसे आपको सॉल्व के हिसाब से समझा देते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मान लिए गए कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ABC है। ए आपकी लंबाई हो गई, बी आपकी चौड़ाई हो गई, सी आपकी ऊंचाई हो गई। अब हमें क्या चीज़ें दी गई थी, यहाँ पे हमें फलकों के क्षेत्रफल दिए गए थे, फलक के क्षेत्रफल PQR दिए गए थे। तो जब हमें फलक के क्षेत्रफल दिए गए थे, तो आपको पता होगा कि फलक का जो क्षेत्रफल होता है, फलक का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा जो आपका फलक का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, या फिर आप समझ लीजिए कि मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर तो आपको क्षेत्रफल का पता ही होगा। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो इसलिए हमें 3 जो है यहाँ पे फलक के क्षेत्रफल दिए गए हैं। देखिए फलक के क्षेत्रफल क्या दिए गए हैं, फलक के क्षेत्रफल यहाँ पे क्या दिए गए हैं, P Q और R, 3 चीज़ें दी गई हैं। अब PQR दी गई हैं, हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है फलक का क्षेत्रफल। देखिए PQR दिया गया था, तो P हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। Q हमारा भी हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, और R जो हमारा हो जाएगा वो ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, अब ये समझिएगा आप लोग।
ये इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये सारी दूरियां आपकी हैं और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए है, तो इसलिए ए गुणे बी हो जाएगा पी के बराबर, ये समीकरण 1 हो गया। बी और गुणे सी हो जाएगा आपका क्यू के बराबर, ये समीकरण 2 हो गया। सी और ए आपका हो जाएगा आर के बराबर, तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब 1 2 3 समीकरण को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों करेंगे, आप देखिए, हमें निकालना था घनाभ का आयतन। हमें क्या निकालना था, घनाभ का आयतन v निकालना था। और v हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के, नहीं सॉरी, v हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ए बी सी है। ए बी सी के हमारा बराबर होगा v। तो जब हमारा v ए बी सी के बराबर होगा तो हमें यहाँ पे देखिए ए बी बी सी और सी ए दिया गया है, हम इसे आपस में क्या करेंगे, आपस में गुणा कराएंगे तो हमारे पास ए बी सी मिल जाएगा। ए बी सी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरणों को आपस में गुणा करा देते हैं। तो जब हम इन समीकरणों को आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा पहले, गुणे में बी सी हो जाएगा और गुणे में सी ए हो जाएगा। ये किसके बराबर, पी गुणे क्यू गुणे आर के बराबर हो जाएगा। अब ए बी बी सी सी ए देखिए दो दो बार है, 2 बार ए दिया गया है, 2 बार बी दिया गया है, 2 बार सी दिया गया है। तो इसलिए ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास मिल जाएगा पी क्यू आर। अब होल स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, दोनों तरफ का वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दिया गया, यहाँ पर भी लगा दिया। इस अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रूट ऐसे ही बचा रह गया। तो इसलिए ए बी सी जो हमारा आ गया, क्या आ गया, रूट पी क्यू आर आ गया। अब जब हमारे पास ए बी सी आ गया रूट पी क्यू आर, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है कि जो हमारा वी दिया गया था वो क्या था, ए बी सी के बराबर था। ए बी सी के जब बराबर हमारा वी था तो हमारा यहाँ से घनाभ का आयतन मिल चुका है। क्या मिल चुका है, घनाभ का आयतन रूट में पी क्यू आर। और यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट में पी क्यू आर हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा घनाभ का आयतन। देखिएगा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एकदम से राइट है आपका। रूट पी क्यू आर एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो अब आपको इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि घनाभ का आयतन का फार्मूला अगर अभी तक आपको पता नहीं था, तो घनाभ का आयतन अगर हम v मान लें तो इसे आप याद रखिएगा यल बी इंटू एच, लंबाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका हो जाता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन से आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए कह रहा है कि एक घन की कोर को 20% बढ़ा दिया जाता है। एक घन की कोर को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो घन का बढ़ा हुआ आयतन क्या हो जाएगा, घन का बढ़ा हुआ आयतन क्या हो जाएगा। तो घन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो हमें घन के आयतन का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो जो घन का आयतन होता है क्या होता है, देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्योंकि इसमें भुजा ही रहती है तो इसलिए भुजा क्यूब हो जाता है हमारा घन का आयतन। अब कह रहा है एक कोर को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो ये घन का आयतन कितना बढ़ेगा। चलिए हम इसे सॉल्व के हिसाब से आपको समझा देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि घन का एक कोर आपका 100 सेंटीमीटर का है। क्या मान लिया गया कि मान लिया घन का एक कोर आपका 100 सेंटीमीटर का है। अब जब 100 सेंटीमीटर में 20% की बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 20% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, घन की कोर में 20% की जब बढ़ोतरी की जाएगी तो 100 का 20% आपका किस में जुड़ जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा। 100 का 20% आपका किस में जुड़ जाएगा, इसी 100 में आपका प्लस हो जाएगा। तो 100 में जब 20 प्लस हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाता है, तो आपका जो टोटल दूरी आएगा, नया दूरी आपकी जो आएगी, तो यहाँ से जो आपकी नई दूरी मिल जाएगी 120 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब घनों के आयतन क्रमशः निम्न है, क्योंकि घन का आयतन हमें निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, घन का आयतन जो होता है वो होता है ए क्यूब। अब पहले हमें ए की वैल्यू दी गई थी 100, तो हमारा 100 क्यूब मतलब इतना हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब नई दूरी हमारी कितनी मिल चुकी है, नई हमें कोर मिल चुकी थी 120 सेंटीमीटर, तो हमारा 120 का होल क्यूब हो जाएगा और टोटल जो दूरी मिलेगी 172, मतलब आपकी जो टोटल आपकी दूरी मिल जाएगी इतना आपको मिल जाएगा। अब देखिए जब हमारा नई जो है नया हमारा आयतन मिल चुका है, यहाँ पे हमारा पुराना आयतन था, तो जो आयतन में हमें वृद्धि निकालना है वो हम क्या करेंगे, इस आयतन में से
इसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले आयतन में से हम इस वाले आयतन को माइनस कर देंगे। तो जब हम इस आयतन में से इस माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना हो जाएगा, टोटल हमारे पास आ जाएगा 7,28,000 घन सेंटीमीटर। अब हमारे पास 7,28,000 घन सेंटीमीटर तो आयतन तो आ गया है, वृद्धि तो आ गया है आयतन में, लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्राप्तांक है और पूर्णांक है, ये हमारा प्राप्तांक है, ये हमारा पूर्णांक है, और गुणे 100 करके हम क्या निकाल लेंगे, आपका प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालना मैंने आपको बताया है। देखिए 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, टोटल आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 72.8%। 72.8% की वृद्धि आपके आयतन में हो चुकी है। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो चुकी है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है 72.8% की, और यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला दिया गया है 72.8%। तो 72.8% आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी जल्दी से आपके सारे के सारे प्रश्नों को कर लिया जाए। देखिए दो घनों के आयतन दिए गए हैं। घन का आयतन आपको पता है A1 क्यूब और A2 क्यूब का आयतन आपको दिया गया है कितना, 8 और 27। उनके कोरों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कोरों का अनुपात कैसे ज्ञात होगा, देखिए A1 क्यूब और A2 क्यूब आपको दिया गया है 8 और 27। तो यहाँ से हमारा जो A1 निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, A2 हमारा 3 निकल के आएगा। A1 और A2 की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 2 और 3 मिल चुकी है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। क्योंकि कोर क्या होता है आपका, कोर मतलब हो गया भुजा, मतलब आपका ए हो गया। जब हमें ए की वैल्यू ज्ञात करनी थी, मतलब A1 और A2 का अनुपात ही हमें ज्ञात करना था, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। A1 और A2 का अनुपात क्या निकाल सकते हैं, 2:3 आ चुका है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान था। आपको पता ही है जो घन का आयतन होता है V क्या होता है, A क्यूब होता है। अब यहाँ पे दो कोर आपके दिए गए थे, तो A1 क्यूब आपको दिया गया था 8, और A2 क्यूब आपको दिया गया था 27। तो A1 क्यूब और A2 क्यूब आपको दिया गया था, तो A1 क्यूब की वैल्यू आपको, A1 क्यूब और अनुपात में A2 क्यूब की आपको वैल्यू दी गई थी 8:27। तो इसलिए जब हम A1 अनुपात A2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो इसलिए हमारा जो A1 और A2 का अनुपात आया, मतलब जो कोरों का अनुपात आया, वो क्या आ गया, हमारा 2:3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरों का अनुपात आपका 2:3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और जल्दी से अगला प्रश्न भी देख लिया जाए। देखिएगा अगला प्रश्न है कि यदि किसी आयत की विमाओं को दोगुना कर दिया जाए, आयत की अगर विमा को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना हो जाएगा, मूल आयतन का, मतलब जो पहले आयतन था उसका कितना गुना आयतन हो जाएगा मूल आयतन का। ठीक है, तो नया आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल में आपको पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। यदि कोई आयत है उसकी विमाओं को अगर दुगुना कर दिया जाएगा तो जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, मूल आयतन का 8 गुना हो जाएगा। ये आप लोगों को नोट करना है। एकदम से राइट आंसर होगा 8 गुना। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से समझ लेने हैं, अच्छे से नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि एक आयताकार टिन सीट आपको दिया गया है जिसकी साइज 22 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर दी गई है। इसको मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना होगा आपको। तो आज का ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आज जितने भी आपको प्रश्न बताए गए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपके सारे के सारे चैप्टर को क्लियर कराया जा रहा है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथमेटिक्स बाय हरीश मिश्रा सर। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी जो भी सब्जेक्ट आपकी दी गई है, पूरा पूरा पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज। तो आपको वहाँ पे चैप्टर के जो है चैप्टर वाइज आपको पढ़ने के लिए आपको चैनल पे जाना होगा। चैनल पे जा करके आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे पूरा पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। एक बार अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है सारे के सारे प्रश्न। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए एकदम अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये प्रश्न जो आपको दिया गया है इसका होमवर्क करके आपको घर पे, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो देखते हैं कल कितने बच्चों का आंसर हमारे पास कमेंट में आता है।
और जितना ही ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करते हैं उतना ही अच्छा लगता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और ये जो क्वेश्चन आपको आज दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों का देखिए कमेंट आता रहता है कि सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम तो यही नहीं आ सकता। मैं आपको ये कन्फर्म कह रहा हूँ कि सेम टू सेम यही नहीं आ सकता कि आपको मैंने अगर यहाँ पे जो मतलब इसमें 22 × 16 बताया है तो यहाँ पे भी आपको 22 × 16 ही छपा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन नहीं आता है, आपको यहाँ पे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसी टाइप का। जब आप इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। जैसे अगर आपको a+b का होल स्क्वायर पता है तभी आप a+b के होल स्क्वायर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगा पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले a+b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तब आप अगला क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये टाइप पता होना चाहिए, तभी आपका जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लगा पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपके बुक से भी दे दिए जाते हैं, लेकिन आप इसके सहारे मत रहिए कि हाँ एकदम से बुक का ही क्वेश्चन आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, तभी आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते रहिएगा। आपको डेली क्लास अटेंड करनी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।